जय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बिस की दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, ये क्लास 10th के जो हिंदी का बुक है गोधूली, उसका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये कहानी है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो निबंध था। उसके लेखक थे भीमराव अंबेडकर और इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो आज हम लोग उनका लेखक परिचय देखेंगे, अगले क्लास में फिर चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी पढ़ेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे बिस की दांत। ये दांत कैसा है? बिसैला है। ऐसा नहीं है कि इस दांत से किसी को काटा जाएगा तो वो मर जाएगा, जहरीला दांत नहीं। बिस की दांत कहने का मतलब जो अच्छा बात ना करता हो, जो अच्छा ना बोलता है, गाली गलौज करता है। तो इस कहानी में वही चीज दर्शाया गया है कि वह व्यक्ति जो अच्छे नहीं बोलते हैं उनका दांत कैसा है? बिसैला है, विष की दांत। तो पहले हम लोग आज लेखक परिचय देखते हैं, कल इसका चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बिस की दांत क्या है। सब आप देख पा रहे होंगे लेखक का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपके सामने दिख रहा है। ये नलिन बिलोचन शर्मा, ये रहे हमारे शर्मा जी, नलिन बिलोचन शर्मा दिख रहे होंगे। ठीक है, देखो नलिन बिलोचन शर्मा इस चैप्टर के लेखक हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। आपको हम पहले भी बताए थे, हर एक चैप्टर में आपको 5 पॉइंट याद रखने होंगे। पहले लेखक का नाम, दूसरा जन्म, मृत्यु, उनके माता पिता का नाम और उनका अस्थायी निवास या जन्म स्थान। ये 5 पॉइंट तो आपको हर एक चैप्टर में याद ही होना चाहिए। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 18 जनवरी 1916 ईस्वी में, अच्छा फरवरी है, सॉरी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट, पटना के बदरघाट यानी एक बिहार के ही थे। कहा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा किस राज्य से बिलोंग करते थे? बिहार। बिहार में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वो जन्म से कौन सी भाषा बोलते थे? भोजपुरी बोलते थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामवतार शर्मा। उनके पिता का नाम पंडित रामवतार शर्मा और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी सबसे बड़े पुत्र थे। कैसे पुत्र थे? सबसे बड़े पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। जैसे ये जो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, इनके जीवन में इनके पिता का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और ये उनसे सीख करके ही उनका जो भी कर्तव्य था और भूमिका थी वो ये भी निभाए हैं। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। स्कूलिंग शिक्षा इसको बोलते हैं, जैसे 1 से लेकर के मैट्रिक इंटर तक जो पढ़ाई होता है उसी को क्या बोलते हैं? स्कूलिंग शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ हुई थी? पटना के कॉलेजिएट स्कूल में। किस स्कूल में? कॉलेजिएट स्कूल में। और उन्होंने एमए किया था। एमए किया था कहाँ से? किस सब्जेक्ट? पहले ये बताइए किस सब्जेक्ट से किए थे? संस्कृत। ऐसे भी वो पंडित जाति से बिलोंग करते थे। किससे? उनके पापा जी जो थे वो पंडित थे, तो संस्कृत में ज़्यादा रुचि रहा होगा, तो इसलिए संस्कृत से उन्होंने क्या किया? एमए किया पटना के विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय है, हर एक जगह का अपना अपना विश्वविद्यालय होता है। जैसे चंडीगढ़ का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, पटना का पटना यूनिवर्सिटी, तो यही पटना विश्वविद्यालय, इंग्लिश में पटना यूनिवर्सिटी बोलते हैं। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे।
मतलब वो किस किस कॉलेज में पढ़ा है, तो हर प्रसाद दास जैन कॉलेज है, एक जैन धर्म लोगों का अपना एक कॉलेज बनाया गया है, तो इस कॉलेज में भी वो पढ़ा चुके हैं। आरा के कॉलेज में भी पढ़ा चुके हैं। रांची विश्वविद्यालय में भी वो पढ़ा चुके हैं। कौन पढ़ा चुके हैं? नलिन बिलोचन। ठीक है। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961, उनकी मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 को उनकी मृत्यु हो गई। इस पद पर बने रहे, यानी कि वो जिस समय अध्यक्ष थे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई, जिस दौरान वो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। 12 सितंबर 1961 को उनका मृत्यु हो गया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, विष की दांत और 17 असंगृहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। अब इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, दोबारा बताते हैं। देखो, जैसे कोई भी चीज़ लिखा जाता है तो लिखने के कई तरीके होते हैं। कुछ कविता होगा, कुछ कहानी होगा, कुछ पत्र होगा, कुछ निबंध होगा। उसी तरह से इन्होंने, इनकी जो रचनाएं हैं इस प्रकार है। जैसे साहित्य के रूप में अगर देखा जाए, साहित्य तो वो ये लिखे हैं। अगर उपन्यास देखा जाए तो विशेषतः प्रेमचंद और साहित्य तत्व। अगर आलोचना देखी जाए तो आलोचनात्मक ग्रंथ में है विष के दांत और 17 असंगृहित। और छोटी कहानी अगर देखा जाए तो छोटी कहानी में लिखे हैं वो केसरी कुमार और नरेश के साथ। अगर काव्य संग्रह देखा जाए तो नकेन के प्रपद और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ है, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित। मतलब ये साहित्य में ये लिखा गया है, उपन्यास में ये चीज़ लिखा गया है, आलोचना में ये चीज़ लिखा गया है। और छोटी कहानियों में जैसे ना होता है, फिल्म वगैरह देखते हैं तो छोटा मोटा फिल्म जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट फिल्म, या फिर ऐसे ही कुछ बनता है। तो छोटी कहानी जो होती है 1 पेज या 2 पेज वाला, तो उसी को बोलते हैं छोटी कहानी। अब काव्य संग्रह है, कुछ ये है साहित्य है, कुछ आलोचना है। मतलब किसी चीज़ की आलोचना, जैसे आजकल खास करके नेताओं की आलोचना की जाती है, तो उन्हें किसी दूसरे की आलोचना करते हुए एक चैप्टर लिखे होंगे वो, तो आलोचना के रूप में लिखे हैं। क्या लिखे हैं आलोचना के रूप में? आलोचनात्मक ग्रंथ है विष की दांत और 17 असंगृहित। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विष की दांत क्या है, तो आलोचनात्मक है। विष की दांत जो चैप्टर है वो क्या है? कहानी है, लेकिन कैसी कहानी है? आलोचनात्मक कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। मनोवैज्ञानिकता मतलब अपने मन से जो विधि या फिर जो लॉजिक दिया जाता है उसी को मनोविज्ञानता कहते हैं। जैसे मान लो अगर कोई अपने मन से लॉजिक नहीं देता है, कैसे, क्या एग्जांपल दिया जाए? छोड़ो, अभी कुछ आ नहीं रहा है जो एग्जैक्ट दिया जाए। मनोवैज्ञानिकता मतलब जो लॉजिक, ऐसा लॉजिक हो जो एक्चुअल में नहीं हो, उस लॉजिक का कोई मानदंड नहीं हो, अपने मन से लॉजिक दिया जाए। कोई पहले की बीती हुई घटना हो जो किसी को पता नहीं है। जैसे हाँ, अभी बता दें कि बिल्ली अगर रास्ता काट देती है तो कुछ खतरा हो जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है कुछ पता नहीं, बस हो जाता है। अब सब लोग इस चीज़ को मानते हैं, रुकते भी हैं।
एक्चुअली अब बिल्ली वाला कहानी अगर आपको बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अब लॉजिक देगा कि नहीं बिल्ली बहुत समझदार होती है इसलिए वो रास्ता काट देती है, तो आपको नहीं। अब बिल्ली इंसान से भी ज़्यादा समझदार हो गया बिल्ली। अगर ऐसा कोई लॉजिक दे रहा है कि बिल्ली समझदार होता है इसलिए वो लोगों को सतर्क करता है कि हाँ आगे खतरा है, यानी इंसान के दिमाग से ज़्यादा पावरफुल बिल्ली का दिमाग है। आप कहना तो यही चाह रहे हैं। एक्चुअली होता क्या था कि पहले लोग सफ़र करते थे तो वो जानवरों के माध्यम से करते थे। ऊँट पर सफ़र करते थे, बैलगाड़ी पे सफ़र करते हैं, घोड़ा गाड़ी पे सफ़र करते थे। तो जानवरों को आगे आँख जब टॉर्च मारिएगा तो जानवरों का आँख चमकता है, उसमें उसके आँख में एक लिक्विड पाई जाती है, एग्जैक्ट नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उसके वजह से वो चमकता है। और जब चमकता था तो पहले जो होता है रास्ते पर जब सांप निकलता था तो उसका भी आँख चमकता था, तो घोड़ा बैल ये सब रुक जाता था और पीछे की ओर भागने लगता था। उसकी उसी से देखते देखते अब इंसान को क्या समझ में आया कि आगे कोई भी अगर जानवर ये सब है तो इसका मतलब है कि हमको रुकना है। बैल घोड़ा ये सब रुक जाता था, तो इंसान को समझ आया कि अगर कोई आगे रास्ता काट रहा है इसका मतलब हमको रुकना है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये सिर्फ बिल्ली पर लागू हुआ, बाकी सब जानवर पर ख़त्म हो गया। तो वो खतरा बिल्ली से नहीं था, वो खतरा था सांप से, वो खतरा था किसी खतरनाक जहरीले जानवर से। अब सब बिल्ली, हाँ बिल्ली है रास्ता काट दी तो अब रुकना है। तो ये अब ऐसा नहीं है, बिल्ली को इस पार से उस पार अगर जाना हो तो उसके लिए ओवरब्रिज तो नहीं बनेगा, वो भी इसी पर से जाएगा। तो दिक्कत ये है, कोई भी अगर चलते आ रहा है कोई नियम, तो उस नियम के शुरू होने के पीछे कारण कुछ और होता है और वो कारण खत्म हो जाता है लेकिन आज भी चलते रहता है, आगे की ओर चलते रहता है। जैसे मास्क का उत्पादन कब हुआ? कोरोना के समय। कोरोना चला गया है लेकिन मास्क अभी भी कुछ लोग लगाते रहते हैं। तो अब आने वाले जनरेशन को अगर मान लो 50 साल 100 साल अगर आगे चल जाएगा तो उसको तो पता ही नहीं कि कोरोना क्या था, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कोरोना क्या था, लेकिन फिर भी वो मास्क को लगाते रहेगा। तो ये चीज़ है। हम लोग के समय में आज भी हम लोग को वो एक पोलियो का दवा पिलाया जाता, हम लोग को पता ही नहीं कि पोलियो कैसा बीमारी था। पोलियो बहुत खतरनाक बीमारी था 2000 से पहले, 2000 मतलब 2002 से पहले पोलियो और बहुत खतरनाक था। 1932 के आसपास या फिर 20 के आसपास एक प्लेग नामक बीमारी आई थी, वो भी कोरोना से भी बहुत खतरनाक था। आज हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग को आज भी उसका टीका लगाया जाता है। तो हम लोग पूछेंगे क्या लिए लगाएंगे जब बीमारी है ये नहीं? अरे तो हम लोग जानते ही नहीं है उसको, वो बीत चुका है बात। तो शुरू होने के पीछे उसका कोई रीजन होता है और बाद में वही एक प्रथा बन जाती है धीरे धीरे। तो वही एक मनोवैज्ञानिकता है कि मन ग्रंथ कहानी एक तरह से कह सकते हैं आप। अपने मन से सोच लिया। जैसे आप लोग कभी सर जी से छुट्टी मांगना होता है तो ना नहीं देंगे, बिना पूछे देंगे कि नहीं देंगे वो बात की बात है, पूछने भी नहीं जाएगा, ना देंगे, उम्मीद नहीं लग रहा। तो अपने मन से जो सोच लेता है उसी को मनोवैज्ञानिकता कहते हैं। ठीक है। तत्व समागम में उभर कर आए, आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य शिल्प भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों का नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। मतलब वो जो पुराने, आजकल देखते होंगे कि कोई कोई गाना ऐसा है जो बहुत पुराना, बहुत पहले रिलीज हो चुका है और उसी में थोड़ा सा चेंज ये सब करके अब रिलीज किया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसे बहुत सारे गाना है। बचपन का प्यार भी बहुत पुराना गाना है और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अब वायरल हो गया। और भी कई सारे गाने आए हैं जो बहुत पुराना, बहुत पहले का गाना गाया हुआ है और उसमें थोड़ा मोड़ा चेंज करके, उसका ट्यून चेंज करके, उसमें कुछ रिमिक्स मिला करके और अब नए रूप से दिया जा रहा है तो वो वायरल चल रहा है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे पुराने हिंदी के शब्द थे, उसमें थोड़ा मोड़ा चेंज करके ये नलिन बिलोचन शर्मा ने उस शब्द को नया जीवन दिया है। और इनके जो आलोचनात्मक है उसमें कठिन शब्द है और संकेतात्मक शब्द है, यानी किसी को बताया जा रहा है कि हाँ आप सतर्क हो जाइए। जैसे कभी कभी किसी कवि लोग का शायरी सुनिएगा तो उस शायरी में बहुत कुछ रहता है, वो शायरी में आपको हंसा भी देगा, आपको रुला भी देगा, तो वो संकेतात्मक रहता है। ठीक है।
तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो कहानी है वो बहुत सारे शब्दों को नए जीवन दिए हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और बहुत उनके जो शब्द हैं वो अधिकतर संकेतात्मक शब्द हैं। ठीक है, आगे देखिए। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। किससे ली गई है? कहानी संग्रह से। अन्य कहानियां जो है कहानी संग्रह नामक बुक से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है। देखो, जैसे होता नहीं है, मान लो कि किसी के घर पे कुछ नया चीज़ आया, ऐसे कोई आस पड़ोस में खरीद करके लाता है, मान लो बाइक खरीद करके लाया और वो रास्ते पर चल रहा है और गिर गया। अब वो क्या कहेगा? हम खरीद के लाए ना, पड़ोसी सब देख के जल गया है, हमको हींक दिया है, जल्दी हम गिर गए हैं। अब इसमें उसका क्या लॉजिक है भाई? क्या लॉजिक है इसमें? अब भाई मत मान लो बैलेंस नहीं बना तो गिर गया, अब वो क्या कहेगा? नहीं, हमें पड़ोसी सब हमको हींक दिया है, उसको पचा नहीं है, हम तरक्की कर रहे हैं इसलिए उसको देखा नहीं जा रहा है, वो हमको कुछ कर दिया है इसलिए हम गिर गए हैं। तो इलॉजिकल बात है। तो अपने मन से मन ग्रंथ है, मनोवैज्ञानिक है। तो वैसी ही कहानी इसमें है सेन साहब की। सेन साहब का भी कुछ ऐसा ही कहानी है कि आजकल भी मध्य वर्ग के फैमिली में सेन साहब जैसे लोग उभर रहे हैं, जिनको अपने मन से मन ग्रंथ कहानी बना लेते हैं बिना लॉजिक का। आगे देखिए। श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। कैसे कैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं? लिंग भेद और किधर गया? सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार, वो लिंग भेद जैसे कुसंस्कार को अपने अंदर छिपाए हुए हैं। आज लोग सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं आज के समय में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसी के खिलाफ हैं कि नहीं, एक साथ मिल करके नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अंतरजातीय विवाह को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। तो आज के समय में कुछ लोग हैं जो लिंग भेद को लेकर के कहते हैं कि नहीं, पहले वाला ही ठीक था। जैसे आजकल जब टीवी का डिबेट देखोगे तो उसमें दो चार को ऐसे लोग होंगे, वो कहेंगे नहीं बाल विवाह ही सही है, कोई कहेंगे नहीं दहेज प्रथा सही है। तो क्या ये सब कुछ लोग हैं ऐसे भी जो अपने अंदर इस प्रकार के कुसंस्कार को क्या किए हुए? छिपाए हुए, और बनते हैं एकदम शुद्ध संस्कारी, सफेद पोशी। ठीक है, आगे देखो। दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। जैसे एक छोटे वर्ग के हैं और एक सेन साहब जैसे हैं। सेन साहब जैसे वो लिंग भेद जैसे कुसंस्कार अपने अंदर रखे हुए हैं, और एक मध्य वर्ग के लोग हैं, उसका नाम क्या है? गिरधर। मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो हैं गिरधर, और वो क्या करते हैं कि अपना काम ईमानदारी से करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से करते हैं। यही कहा गया है कि वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार की कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। देखो, यह जो कहानी विष की दांत दिया गया वो क्या क्या बताता है? तो भेदभाव इसमें दिखाएगा, लिंग भेद दिखाएगा, आक्रामक दिखाएगा और स्वार्थ दिखाएगा। उसको जैसे कोई इंसान होता है वो एक आदमी का बात सुनेगा और वो मान लेगा कि हाँ दूसरा आदमी क्या है? बुरा है। किसी भी सिक्के की एक पहलू को देख करके आप निर्णय नहीं ले सकते, तो उसी को बोलते हैं स्वार्थ। जो किसी एक पहलू को देख करके जो निर्णय ले लेता है उसी को क्या बोलते हैं? स्वार्थ। आक्रामक दिखाएगा कि अगर आप छोटी सी गलती कर दी है तो आपको उससे कई गुना ज़्यादा होकर के सजा मिलेगा, तो उसी को आक्रामक बोला जाएगा। कि कुछ लोग होते हैं जो अगर उनका थोड़ा सा नुकसान कर दो तो लगेगा जैसे किडनी मांग लिए हो, इस प्रकार से बिहेव करने लगते हैं, तो वही बात है। और लिंग भेदभाव करते हैं, नहीं तुम छोटे हो, तुम दूर रहो, ये तो बातचीत करने से भी पता चलता है कि उनके माध्यम से क्या है? भेदभाव उनके मन में अभी भी है।
तो ये इन सभी चीज़ों को क्या करता है, ये कहानी प्रस्तुत करता है। सामाजिक समानता को भी ये प्रस्तुत करता है। मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है ये कहानी। तो ये था आपका लेखक परिचय, ये विष की दांत कहानी का। आज के लिए इतना ही। फिलहाल अगर आप लोग को कुछ पूछना है विष की दांत से तो पूछिए, इस लेखक परिचय से। हो गया? तो आप लोग को इसमें याद क्या रखनी है, तो याद रखना है सबसे पहले नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत के लेखक कौन थे? नलिन बिलोचन। ठीक है। दूसरा, उनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित क्या? रामवतार शर्मा, पंडित रामवतार शर्मा। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा। उनकी माता का नाम याद रखना है, रत्नावती शर्मा। उसके बाद वो कहाँ के रहने वाले थे? पटना के बदरघाट। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट। वो कैसे पुत्र थे? तो सबसे बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, तो सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग शिक्षा कहाँ से की? कॉलेजिएट से, कॉलेजिएट स्कूल से। किस स्कूल से? कॉलेजिएट। उन्होंने अपने एमए संस्कृत से एमए कहाँ से किया था? पटना यूनिवर्सिटी से, पटना विश्वविद्यालय से। इन सभी बातों को आपको याद रखनी है। किसी को कोई दिक्कत? फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।